हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद के ब्रोस। और सबसे पहले हम सीखेंगे एनीमिया। एनीमिया क्या होता है ये जान लेना इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के लिए हम हीमेटेनिक्स यूज करते हैं। तो एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच यू लैक इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स टू कैरी एडिक्वेट ऑक्सीजन टू योर बॉडीज टिश्यू। हैविंग एनीमिया ऑल्सो रेफर टू एज लो हीमोग्लोबिन 2। यानी कि एनीमिया एक कंडीशन है जिसमें आप क्या लैक करते हैं, यानी कि आपके अंदर डिफिशियंसी हो जाती है आरबीसीज की। आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, जो कि रेड ब्लड सेल्स क्या करती हैं, हमारे बॉडी में O2 का ट्रांसपोर्ट करती हैं किसको, टिश्यूज तक। यानी कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी के टिश्यूज तक कौन पहुंचाता है, आरबीसीज पहुंचाती हैं, टिश्यू से सेल्स की तरफ ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो अगर आरबीसी की कमी हो गई तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का जो मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और एनीमिया अगर हो गया, एनीमिया मतलब आरबीसी का काउंट लो हो गया, तो ऐसा रेफर किया जाता है कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की भी कमी होगी। ऐसा क्यों होगा भाई? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वेनेवर वी लूज 100 ml ऑफ ब्लड, अगर आप 100 ml ब्लड लूज करते हैं, 100 ml ब्लड लूज करते हैं, अगर आपके बॉडी से 100 ml ब्लड लॉस होता है तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन भी उसके साथ ही लॉस होता है, ब्लड के अंदर ही उसके साथ हीमोग्लोबिन भी लॉस होता है। ठीक है, अब आइए कुछ जानते हैं साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, क्या सिम्टम्स, कुछ टाइम आपको ये सिम्टम्स पता चलते हैं, कुछ टाइम ये सिम्टम्स आपको नहीं पता चलते हैं, कुछ टाइम ये दिख जाते हैं, इजीली डायग्नोजेबल होते हैं, कुछ टाइम ये नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड करता है उनकी कॉज पे एंड उनकी सीवियरिटी पे। एंड डिपेंडिंग ऑन द कॉजेज ऑफ एनीमिया यू माइट हैव नो सिम्टम। कभी कभी कॉजेज ऐसे भी होते हैं कि आपको कोई सिम्टम नहीं पता चलेंगे, बट मोस्टली जो हमारे पास सिम्टम्स देखने को मिलते हैं दे इंक्लूड फैटिक, दे इंक्लूड वीकनेस, पेल एंड येलो स्किन, इररेगुलर हार्टबीट, हार्टबीट इरेगुलर के साथ साथ चेस्ट पेन भी डायग्नोज किया जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस और लाइट हेडनेस, कोल्ड हैंड एंड फीट एंड हेडेक। ये इतनी सारी चीजें सिम्टम्स में इंक्लूड होती हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कुछ इनके टाइप्स। कुछ टाइप्स होते हैं जो कि हमको यहां जान लेना बहुत जरूरी है। टाइप्स में सबसे पहले आता है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया, यहां पे हम सिर्फ नाम ही डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे कि इनके पर्टिकुलर यूज के हिसाब से कौन कौन सी चीजें दी जाती हैं। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया आई थिंक आप सभी ने सुना होगा, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया आपने सुना होगा, थैलेसीमिया एंड मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, अगर आप मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया से भली भांति परिचित हैं तो अभी बताएं कि मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया के लिए हम क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, कौन से सप्लीमेंट्स देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हम सीखेंगे हिमैटिनिक्स। हिमैटिनिक्स आर द सब्सटेंस रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के फॉर्मेशन में जो हिमैटिनिक्स काम आते हैं, फर्स्ट थिंग, एंड आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एनीमियाज, और इनको एनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। अच्छा, एनीमिया हमने सीख लिया क्या होता है, अब हमको जानना है कि एनीमिया कैसे और क्यों होता है। तो एनीमिया अकर्स व्हेन द बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इज डिस्टर्ब, यानी कि जब भी आरबीसी का प्रोडक्शन घट जाए और डिस्ट्रक्शन बढ़ जाए तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम है, डिस्ट्रक्शन ज्यादा है, तो आरबीसी के जो नंबर्स हैं वो हमारे ब्लड में कम हो जाएंगे, यानी कि घट जाएंगे। एंड इस हिसाब से जो इनका बैलेंस है हमारी बॉडी में वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, अब ये बैलेंस बिगड़ने के क्या कारण होते हैं, तो सबसे पहला कारण है ब्लड लॉस, यानी कि हमारे बॉडी में चाहे वो वॉलंटरली दिया हुआ ब्लड हो, डोनेटेड ब्लड हो, चाहे आप किसी एक्सीडेंट के द्वारा आपके अंदर से ब्लड लॉस हो गया हो, उसके कारण आपको एनीमिया होता है। एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर, this particular person is losing a lot of blood. This person is suffering with chronic bleeding. chronic bleeding, तो क्रॉनिक ब्लीडिंग की वजह से इनके ऊपर एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, अब साथ ही साथ अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, इन एक्सीडेंट के कारण भी आपने बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, तो इसके कारण भी आपको एनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी उतनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम होंगे और
ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने सीखा कि जितनी ज्यादा ब्लीडिंग होगी उतने ज्यादा आरबीसी घटेंगे, और जितने ज्यादा आरबीसी घटेंगे उतने ज्यादा ही हीमोग्लोबिन भी कम होंगे आपकी बॉडी से। नेक्स्ट जो रीजन है इसका, दैट इज इंपेयर्ड आरबीसी फॉर्मेशन, यानी कि आरबीसी का अगर फॉर्मेशन ही इंपेयर हो जाए तो उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। अब ये इंपेयर कैसे होगा? कुछ ऐसे जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं हमारे ब्लड के, जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, जिसके कारण आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, अगर उनकी ही डिफिशियंसी हो जाए तो उसके कारण भी हमारे आरबीसी का फॉर्मेशन रुकेगा और हमें एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। तो वो कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो हम जान लेते हैं। पहले होते हैं आयरन, फिर होते हैं विटामिन B9, विटामिन B12, जिंक एंड फॉलिक एसिड। ये तो सप्लीमेंट्स हैं, पर ये नॉर्मली भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण आरबीसी का फॉर्मेशन बहुत ही इजीली होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव बोन मैरो डिप्रेशन। अगर हमारे बॉडी में बोन मैरो एक ऐसी जगह है जहां पे हमारे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, तो अगर इसका ही डिप्रेशन हो जाए तो डिप्रेशन होने के कारण क्या होगा, हमारे बॉडी में ब्लड का जो कमी हो जाएगा, ब्लड का कमी हो जाना है, जिसके कारण हमारे पास आरबीसी का नंबर घट जाएगा, और आरबीसी के नंबर घटने की वजह से क्या होगा, हमारे बॉडी में एनीमिया होने के चांस बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। अब लास्ट पॉइंट है हमारे पास, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बढ़ जाए, यानी कि इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो जाए, आरबीसी को बनने में, आरबीसी को एक फ्रेश सेल को बनने में 72 डेज का वक्त लगता है। उससे पहले, यानी कि एक नया सेल जब भी एक ओल्ड सेल को रिप्लेस करेगा, जब भी एक ओल्ड सेल को रिप्लेस करेगा, इट विल टेक 72 डेज। ठीक है, तो बनने में इतना प्रोसेस लगता है 72 डेज का, तो इट इज वेरी इजी टू लूज ब्लड, इट इज वेरी इजी टू लूज ब्लड एंड हीमोग्लोबिन अलॉन्ग विथ इट, बट इट इज वेरी हार्ड टू गेन हीमोग्लोबिन। अच्छा, ये कैसे होता है, इसका प्रोसेस चलिए सीख लेते हैं कि आखिर ब्लड की लॉस और गेन की फिजियोलॉजी क्या है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अगर हम 100 ml ब्लड को लॉस करते हैं, इफ वी लूज 100 ml ब्लड, हम 15 ग्राम हीमोग्लोबिन उसके साथ में ही लूज करेंगे। ठीक है, और ये तो हो गया लूज की कहानी। अगर इफ वी हैव टू गेन, अगर हमें गेन करना है, क्या चीज गेन करना है, 1 ग्राम पर DL ऑफ हीमोग्लोबिन, देन वी विल हैव टू इनटेक 200 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन सप्लीमेंट्स, हीमोग्लोबिन सप्लीमेंट्स और फूड। यानी कि इतना फूड सप्लीमेंट्स हमें कंज्यूम करने के बाद 1 ग्राम पर DL का हीमोग्लोबिन गेन होगा। तो आप देख रहे हैं, लूज करने पे हम एक कम ब्लड में हैवी अमाउंट लूज कर रहे हैं, और गेन करना इसको उतना ही टफ है। सो दिस इज वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सप्लीमेंट्स, ये फूड्स हमारे लिए, जो हमारे बॉडी में आरबीसी और ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कुछ टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे कि भाई इनमें कुछ क्वेश्चंस पहले हमारे दिमाग में आने चाहिए, कि भाई हीमेटेनिक्स पढ़ने से पहले ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आने चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आयरन, कि आयरन क्या होता है, आयरन हमारे ब्लड के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ब्लड के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है आयरन। दूसरा, आयरन की अगर मात्रा बढ़ जाए तो हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, और अगर आयरन की मात्रा घट जाए तो हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हमारे बॉडी में आयरन की अगर टॉक्सिसिटी हो जाए, टॉक्सिसिटी यानी कि एक ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए जिसको मैनेज करना मुश्किल है, तो इस टॉक्सिसिटी को मैनेज कैसे करेंगे, इस टॉक्सिसिटी को किस तरीके से हम मैनेज करेंगे। तो हीमेटेनिक्स पढ़ने से पहले ये हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें होनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है कि ब्लड के फॉर्मेशन में, ब्लड के फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी कि कौन कौन से एजेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आंसर हम आपको यही बता देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको पूरा वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा, और अगर किसी का आंसर ना मिले तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर क्या है। ठीक है, तो ब्लड के फॉर्मेशन में जो एजेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पहला तो हो गया हमारा आयरन, दूसरे होते हैं मैच्यूरेशन फैक्टर, मैच्यूरेशन फैक्टर्स, और मैच्यूरेशन फैक्टर्स में आते हैं विटामिन B9 एंड विटामिन B12। ठीक है,
और लास्ट में कुछ होते हैं, कुछ एडजुवेंट्स होते हैं, कुछ एडजुवेंट्स होते हैं जो इन फैक्टर्स को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में रहने थे, कुछ क्वेश्चंस जिसको जो हमारे अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड क्यूरियोसिटी मेन। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है अबाउट विटामिन B12 की, कैसे एक्शन में आया विटामिन B12। ठीक है, तो देखेंगे विटामिन B12 की स्टोरी। विटामिन B12 में 3 साइंटिस्ट हैं, 3 साइंटिस्ट, थॉमस एडिसन एंड माइनट मर्फी एंड कैसल। थॉमस एडिसन ने देखा कि कुछ ऐसे एनीमिया भी हैं, कुछ ऐसे एनीमिया हैं जो कि आयरन पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, जो कि आयरन देने पे भी नहीं ठीक हो रहे हैं, इस पे नो रिस्पॉन्स, इनका रिस्पॉन्स जो है वो नो है, यानी कि इनसे ठीक नहीं हो रहे हैं कुछ पेशेंट। और ऐसे एनीमिया को इन्होंने क्या नाम दिया, परनीशियस एनीमिया। क्या नाम दिया, परनीशियस एनीमिया। ठीक है, परनीशियस एनीमिया एंड अब जब इसको ये क्योर तो कर नहीं पाए, तो माइनट मर्फी ने क्या किया, इन एनेमिक पेशेंट्स के डाइट में थोड़े चेंजेस किए और उनके डाइट में क्या रखा, लिवर, है ना, किसी ऑर्गेनिज्म का लिवर दिया एंड उससे क्या हो गए, वो क्योर हो गए, है ना। और इसमें ये पता चला कि इस लिवर में कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर थे जिनकी वजह से ये ठीक हुए। ठीक है, कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर थे जिनकी वजह से ये क्या हुए, क्योर हुए। ठीक है, अब जो माइनट मर्फी का ये रोल था इसमें। अब कैसल जो लास्ट साइंटिस्ट थे, कैसल ने क्या किया कि कैसल ने एक्सट्रिंसिक फैक्टर को क्या किया, इन्होंने एक्सट्रिंसिक फैक्टर को लिया एंड उस पर इन्होंने रिसर्च किया कि भाई आखिर ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं क्या, आखिर इसमें कौन से एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं। तो पता चला ये क्या है, विटामिन B12। ये क्या है, विटामिन B12 है। ठीक है, तो अब यहाँ से पता चला कि भाई 1948 में, हमारे आज़ादी से जस्ट 1 साल पहले पता चला कि भाई ये कौन थे, विटामिन B12। सो हमेशा हम ये भी याद रखेंगे कि विटामिन B12 इज़ यूज्ड फॉर परनीशियस एनीमिया। विटामिन B12 हम परनीशियस एनीमिया के लिए यूज़ करते हैं। तो ये थी छोटी सी स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी है विटामिन B9 की, कि विटामिन B9 में क्या हुआ था। विटामिन B9 के लिए हमारे पास 2 साइंटिस्ट थे। पहले का नाम था विल्स। तो विल्स ने क्या किया, साइंटिस्ट विल्स ने क्या किया कि इन्होंने देखा कि कुछ और फैक्टर्स भी उसमें थे, जैसे कि उसमें एक्सट्रिंसिक फैक्टर मिले, उसकी एक्सट्रिंसिक के अलावा भी कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर भी मिले उनको। ठीक है, कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर मिले और वो इंट्रिंसिक फैक्टर उन्हें पता नहीं चल रहा था कि ये क्या है, बट उन इंट्रिंसिक फैक्टर से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया क्योर हो जा रहा था। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया क्योर हो जा रहा था। ठीक है, तो बट इनको ये पता नहीं चल पाया कि आखिर ये इंट्रिंसिक फैक्टर हैं क्या। ठीक है, तो मिचेल, ये जो दूसरे साइंटिस्ट हैं इनका नाम है मिचेल। तो मिचेल ने ये देखा और इस इंट्रिंसिक फैक्टर को इन्होंने ढूंढ निकाला, है ना। और इन्होंने किस चीज़ से ये एक्सट्रैक्ट किया था, इन्होंने ये एक्सट्रैक्ट किया स्पिनच प्लांट से। किससे स्टार्ट किया, स्पिनच से। स्पिनच से इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, क्या एक्सट्रैक्ट किया, इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड। तो ऐसे विटामिन B9 का पता चला। एंड ऑलवेज रिमेंबर विटामिन B9 इज यूज्ड फॉर मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, विटामिन B12 परनीशियस एनीमिया, विटामिन B9 मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास आयरन। आयरन क्या होता है, ठीक है, आयरन जो भी आप कहना चाहें। तो आयरन यानी कि लोहा, आप सभी लोग जानते हैं, है ना। शुरू में इनको लौह भस्म भी कहा गया, लौह भस्म यानी कि कैल्सिनेटेड आयरन, ठीक है। शुरू में जब इनका यूज़ शुरू हुआ था तो इन्हें लौह भस्म भी कहा गया, नहीं कैल्सिनेटेड आयरन। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, ब्लॉड। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस क्योंकि इस चीज़ से कनेक्टेड है इसलिए इस चीज़ को बताना पड़ता है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं इनको याद करने की। ठीक है, बट एटलीस्ट आपको इनका कंट्रीब्यूशन कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट है
आयरन इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है किसका, हीमोग्लोबिन का, एंड साइटोक्रोम एंड अदर कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है इट्स चीफ फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू टिश्यू, यानी कि ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाना इनका काम है। एंड असिस्ट इन सेल्यूलर ऑक्सीडेशन, अगर इन्होंने ऑक्सीजन किसको दिया, टिश्यू को दिया, एंड टिश्यू किससे मिलके बने होते हैं, सेल्स से, है ना, सेल्स से, तो एक तरीके से क्या हुआ, इन्होंने सेल्स के पास ऑक्सीजन भेजाया तो क्या हो गया, सेल्यूलर ऑक्सीडेशन। और यही लिखा है कि इन्होंने इट्स चीफ फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू टिश्यू एंड असिस्ट इन सेल्यूलर ऑक्सीडेशन। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है आयरन इज यूज्ड इन ब्लड फॉर्मेशन इन एनीमिया। अभी भी हमने देखा कि आयरन किस में यूज होते हैं, आयरन इज अ टाइप ऑफ हिमैटिनिक, एंड हिमैटिनिक्स क्या करते हैं, ब्लड का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सो आयरन इज यूज्ड इन द ब्लड फॉर्मेशन इन एनीमिया, एनीमिया केसेस में इनको ब्लड फॉर्मेशन में यूज करते हैं। ठीक है, टोटल हमारे बॉडी में कितना आयरन होता है, 2.5 से 5 ग्राम, 2.5 से 5 ग्राम इतने ही आयरन होते हैं टोटल। ठीक है, एंड फाउंड मोर इन मेल्स, है ना, एंड लेस इन फीमेल्स। तो आयरन के मामले में, है ना, आयरन हमेशा आप देखेंगे, अगर कोई आप लोग में से कोई मार्वल के फ़ैन होंगे तो अभी तक सिर्फ आयरन मैन मूवी आई है, आयरन वुमेन नहीं आई है। ठीक है, आयरन मैन मूवी आई है, आयरन वुमेन नहीं आती। तो इसके लिए आप लर्न कर लीजिए कि भाई आयरन जो है वो किस में ज़्यादा होता है, मेल्स में, और फीमेल्स में जो होता है आयरन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यानी इन कंपेयर टू मेल्स फीमेल्स में कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, कि आयरन हमारे बॉडी में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मेनली ये 4 तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला तो किस में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन में, दूसरा फेरिटीन एंड हीमोसिरेडिन, पहला हीमोग्लोबिन एंड सेकंड फेरिटीन एंड हीमोसिडेरिन, यानी कि जब जो स्टोर किया हुआ आयरन होता है वो फेरिटीन एंड हीमोसिडेरिन फॉर्म में होता है। ठीक है, ये 25% होते हैं। मायोग्लोबिन्स यानी कि मसल्स में ये 3% होते हैं। पैरेन्काइमल आयरन ये कुछ एंजाइम्स में पाए जाते हैं, ये कितने होते हैं, ये होते हैं 6%। ठीक है, आई थिंक ये भी क्लियर होगा। अब केडी त्रिपाठी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमें कंसीडर करनी चाहिए। तो यहाँ पे फ्री आयरन इज हाईली टॉक्सिक, ये हमेशा याद रखेंगे कि फ्री आयरन जो होता है हमारे बॉडी के अंदर वो हमेशा हमेशा टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जैसे ही आयरन एंटर करता है हमारे प्लाज्मा में, जैसे ही आयरन हमारे जब भी हम एडमिनिस्टर करते हैं हमारे प्लाज्मा में एंटर करता है, ये तुरंत ही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फेरिक फॉर्म में। यह फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक यानी कि Fe3+, ये फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बाई हेल्प ऑफ एंजाइम्स, है ना, कुछ एंजाइम्स, वो एंजाइम्स भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, बट यहाँ नहीं बता रहे क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इनकी जो बातें हैं, जो केडी त्रिपाठी की लाइन्स है वो हम पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। ठीक है, तो फ्री आयरन जो होता है वो टॉक्सिक होता है एंड प्लाज्मा में एंटर करते ही ये कन्वर्ट हो जाएंगे फेरिक फॉर्म में बाई हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड कॉम्प्लेक्स्ड विथ ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसफेरिन, और प्लाज्मा में किसी के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेंगे एक ग्लाइकोप्रोटीन जिसका नाम क्या है, ट्रांसफेरिन, इनको हम TF नाम से जानते हैं। ठीक है, आयरन सर्कुलेट्स इन प्लाज्मा बाउंड टू TF, है ना, आयरन TF के साथ बाइंड करके ही प्लाज्मा में क्या करता है, सर्कुलेट करता है। तो एक TF में 2 Fe3 रेसिड्यू लगे होते हैं पर मॉलिक्यूल, यानी कि एक में 2। ठीक है, आयरन डिसोसिएट्स फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इन एसिडिक पीएच, जब भी आयरन वेसिकल्स में जाते हैं वहाँ का पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं, यानी आयरन अलग हो जाता है एंड TH जो था यानी कि हमारा ट्रांसफेरिन जो था वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, एंड जो आयरन वहाँ से रिलीज होता है आर यूटिलाइज्ड फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, उसको किस लिए यूज़ करते हैं हम, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए, या फिर स्टोरेज के फॉर्म में भी हम उनको कई बार स्टोर कर देते हैं हमारे बॉडी में इन फॉर्म ऑफ फेरिटीन एंड हीमोसिडेरिन। ठीक है, वाइल TF एंड TFR आर रिटर्न टू देयर रियल पोजीशन, टू देयर रियल सरफेस टू कैरी द फ्रेश लोड, यानी कि फिर से नए आयरन को लेने के लिए ये वापस अपनी जगह चले जाते हैं। आफ्टर एंटरिंग द स्टोरेज सेल्स, स्टोरेज सेल्स में किस फॉर्म में थे, हमने बताया था फेरिटीन एंड हीमोसिडेरिन। ठीक है, अगर आयरन की पॉइजनिंग हो जाए, यानी कि आयरन हमारे बॉडी में हद से ज़्यादा बढ़ जाए, है ना, ज़्यादातर ये इन्फेंट्स एंड प्रेग्नेंट लेडीज़ में देखा गया है कि जब भी आयरन की टॉक्सिसिटी हो जाती है यानी इनकी पॉइजनिंग हो जाती है तो हम इनका एंटीडोट क्या देते हैं, डेस्फेरियोक्सामिन,
फेरियोक्सामिन, ये हम लर्न करेंगे कि भाई डेसफेरियोक्सामिन हम देते हैं किसके लिए, आयरन की पॉइजनिंग में। अगर ये डेसफेरियोक्सामिन नहीं है तो हम DTPA या कैल्शियम एडिटेट यूज़ करते हैं। ये तीनों ही क्या हैं, दीज आर काइंड ऑफ चिलेटिंग एजेंट। ये क्या है, चिलेटिंग एजेंट है, ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इनसे भी अगर हमारे पास हाउस होल्ड है और हाउस होल्ड में तो ये सब चीज़ें हमको मिलती नहीं है, तो अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम परसिस्ट होती है तो दे कैन यूज़ मिल्क, जो कि हमने KD त्रिपाठी बुक से ली है। क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे हिमेटेनिक्स 3 तरीके के हैं। पहला आयरन यानी Fe, दूसरा मैचुरेशन फैक्टर्स, एंड तीसरा है हमारे पास हिमेटेनिक्स। मैचुरेशन फैक्टर्स में अभी हमने जिनकी स्टोरी सुनी है, विटामिन B12 एंड विटामिन B9। आयरन 2 तरीके से हम एडमिनिस्टर करते हैं, फर्स्ट इज ओरल, सेकंड इज पेरेंट्रल। पेरेंट्रल में या तो हम IV, सबलिंगुअल, इनको हम यूज करते हैं, एंड ओरल में हम डायरेक्ट ओरली लेते हैं माउथ से, एंड पेरेंट्रल में हम कैसे लेते हैं, IV, IM, ठीक है, इन तरीके से। तो इनमें हम क्या यूज करेंगे, ग्लूफूसू। तो ग्लूफूसू से हम याद रखेंगे फेरस ग्लूकोनेट, फेरस फ्यूमरेट एंड फेरस सल्फेट, ठीक है, ग्लूफूसू, ठीक है, एंड सू से सक्सीनेट भी याद रखेंगे, ठीक है, सल्फेट एंड सक्सीनेट, ये याद हो गया, इनका ये ट्रिक था। ओके, मैचुरेशन फैक्टर्स में हमने पढ़ा B12 एंड फॉलिक एसिड। B12 में सारे कोबालामीन्स आते हैं, यानी कि साइनोकोबालामीन्स, हाइड्रोक्सोकोबालामीन्स, मिथाइल कोबालामीन्स, है ना, एंड फॉलिक एसिड में फॉलिनिक एसिड एंड लिवोकोवरिन, ठीक है। एडजुवेंट्स में राइबोफ्लोविन, पायरिडॉक्सिन, कॉपर। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारे जो हिमेटेनिक्स हैं, आयरन है, मैचुरेशन फैक्टर्स हैं, इनमें इनके फॉर्मेशन में अगर इनकी कमी हो जाती है तो जो आयरन की जो फॉर्मेशन है, B12 की फॉर्मेशन है, उसमें इंटरफेरेंस होता है, यानी कि उनमें वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाते। इनके होने से चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, ठीक है, तो इनके ना होने से कुछ ना कुछ हिंड्रेंस पैदा होता है, ठीक है। अब कुछ जो आयरन का एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में किन तरीके से होता है ये हम सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आयरन, द एवरेज डाइट कंटेन्स 10 to 20 mg ऑफ आयरन, इट्स एब्जॉर्प्शन अकर्स ऑल ओवर द इंटेस्टाइन। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन पूरे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे होता है, अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है वो होता है। डाइटरी आयरन इज प्रेजेंट इधर इन, अब डाइटरी जो आयरन है, यहाँ पे ये बताने की कोशिश हो रही है कि जो आयरन है यानी कि डाइटरी आयरन है, ठीक है, डाइटरी आयरन जो है वो किस टाइप का है, 2 टाइप का है। एक तो हीम टाइप का है जो कि हीम से मिलता है, और एक हमारे पास होते हैं इनऑर्गेनिक में कैसे होते हैं, Fe2+ एंड Fe3+, ये होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक टाइप्स, ठीक है। तो ये इन्होंने बताने की कोशिश करी है इस लाइन में, ठीक है। तो डाइटरी आयरन इस जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या है, प्लस कर देते हैं, और इनका जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, वो सिर्फ एक बार, ठीक है। ओके, अब जो हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन तो अच्छा है बट इनका अमाउंट अच्छा नहीं है, यानी कि ये बहुत ही लो अमाउंट में है, अमाउंट इनका क्या है, लो है। और हम देखेंगे कि इनऑर्गेनिक जो Fe हैं, इनऑर्गेनिक आयरन्स हैं, इनके जो अमाउंट है, इनका अमाउंट क्या है, इनसे ज़्यादा है, ठीक है। भले ही इनका एब्जॉर्प्शन कम है लेकिन इनका अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और इनका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है और इनका अमाउंट भी, लेकिन क्या हो गया, कम है, ठीक है। तो हर किसी के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, तो ये बताया गया है ना। तो हीम कैरियर प्रोटीन, अब इनमें ये भी बताया गया कि ये जो हैं ट्रांसफर होते हैं। अब एक बार फिर से हम इसको पढ़ लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीम आयरन इज बेटर compared to inorganic iron which is average 5% occurs with aid of heme carrier protein। कैसे होते हैं, इनको ट्रांसफर किया जाता है HCP1 के थ्रू, यानी कि हीम कैरियर प्रोटीन के थ्रू इनका ट्रांसफर होता है, ठीक है। एंड डज नॉट नीड टू बी फर्स्ट डिसोसिएटेड इनटू फ्री आयंस, इनको पहले ही फ्री आयंस में डिसोसिएट होने की जरूरत नहीं पड़ती। हाउएवर हीम आयरन इज स्मॉलर इन फ्रैक्शन एंड द मेजर पार्ट ऑफ डाइटरी आयरन इज इनऑर्गेनिक। बता चुके हैं कि भाई ज़्यादा पोर्शन क्या है, इनऑर्गेनिक का है, और हीम आयरन का जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है या फिर अमाउंट है वो क्या है, लेस है, ठीक है।
इट नीड्स टू बी डिसोसिएटेड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स एंड रिड्यूस टू फेरस फॉर्म। अब जो मेन बात है यहाँ पे कि जब भी हमारा जो आयरन है वो जब भी हमारे किसी मेम्ब्रेन में, हमारे ब्लड जो एरिथ्रोपोइटिक सेल होती है उस सेल के मेम्ब्रेन में जब भी ट्रांसफ़र होना होगा तो वो क्या होगा, वो Fe3 फॉर्म में ट्रांसफ़र यानी उसमें एंटर नहीं कर सकता। इट नीड टू बी कन्वर्टेड टू Fe2 यानी कि फेरिक से फेरस फॉर्म में इनको कन्वर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, और इनके लिए हमारे पास दो ट्रांसपोर्टर हैं, एक ल्यूमिनल साइड पे और एक बेजोलेटरल साइड पे। ठीक है, तो दोनों का नाम क्या है, दोनों का एक का नाम है डी यानी कि डाईवैलेंट मेटेलिक ट्रांसपोर्टर 1 DMT1 एंड एक है हमारे दूसरे का नाम है हमारे पास फेरोपोर्टिन FP यानी कि फेरोपोर्टिन 1। ठीक है, तो ये दो हमारे पास क्या है, दीज आर ट्रांसफर प्रोटीन्स। ठीक है, ये हमारे आयरन को ट्रांसफर करती हैं, बोथ एक ल्यूमिनल साइड में और एक बेजोलेटरल साइड में पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये आप पढ़ेंगे अपने से, फिर आपको वही चीज मिलेगी, समझ में आएगा। दिस अलॉन्ग विद आयरन रिलीज फ्रॉम द हीम इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द बेजोलेटरल मेम्ब्रेन बाय अनदर ट्रांसपोर्टर फेरोप्रोटीन्स। दिस ट्रांसपोर्टर आर रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड्स, है ना, ये बॉडी नीड्स के हिसाब से रेगुलेट होते हैं। अब चलिए जो हमारे पास रियल डायग्राम है, जो कि हम जो हमारी रेफरेंस बुक है KT त्रिपाठी से जो हमने उठाया है, उससे आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कहना चाह रहा है। इन सभी अपर पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे एक ये पर्सन है, इस पर्सन का नाम क्या है, गुच्चू। तो गुच्चू भाई जो है दे कंज्यूम 10 to 15 mg ऑफ आयरन, 10 से 15 ग्राम ऑफ आयरन ये कंज्यूम करते हैं एंड कंज्यूम करते ही इनके पेट में जाता है एंड पेट से ट्रांसफर होता है जो आयरन, दैट इज कम्स टू द अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। अब इस इंटेस्टाइन में ये जो डाइटरी आयरन है यह दो तरीके से एग्जिस्ट करता है, एक Fe3+ यानी कि फेरिक फॉर्म में एंड एक हीम आयरन, ठीक है, जो कि यहां से एब्जॉर्ब होता है। अब ये दोनों ही, इन दोनों को ही म्यूकोजल सेल्स में ट्रांसफर होना है। अब म्यूकोजल सेल्स जो हैं, सपोज कीजिए कि ये एक म्यूकोजल सेल है, दिस इज अ म्यूकोजल सेल। अब इस सेल में ट्रांसफर होने के लिए हीम आयरन तो ट्रांसफर हो जाएगा बाय अ प्रोटीन ट्रांसपोर्टर कॉल्ड HCP1, इसके बारे में आगे बताएंगे आपको। एंड Fe3 कैन नॉट बी ट्रांसफर इनटू द म्यूकोजल सेल्स, so it has to be converted to Fe2+ में यानी कि फेरस में कन्वर्ट होना पड़ेगा। और इस फेरस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे लगते हैं कुछ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या लगते हैं? कुछ रिड्यूसिंग एजेंट, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यह जानना बहुत ज़रूरी था इससे पहले कि हम आयरन एब्जॉर्प्शन को आगे पढ़ते। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जैसा कि डाइटरी आयरन तक हमने बात कर ली थी। तो डाइटरी आयरन में हमने क्या सीखा कि जो हमारे खाने के बाद जो हमारे अंदर ब्लड में जो आयरन एब्जॉर्ब हुआ उसको हम डाइटरी आयरन बोले। अब डाइटरी आयरन में हमारे क्या था, डाइटरी आयरन में आया Fe3+ यानी कि फेरिक एंड हीम आयरन। ठीक है, तो फेरिक डायरेक्ट हमारे म्यूकोजल सेल्स में ट्रांसफर नहीं हो सकता था, इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकता था, तो सो इट हैज टू गेट कन्वर्टेड टू Fe2+ यानी कि फेरस। और फेरस में कन्वर्ट होने के लिए कुछ ना कुछ इसमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए थे। और ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन थे? दीज वेर डी साइटोक्रोम बी यानी कि डिओडिनल साइटोक्रोम बी। डिओडिनल साइटोक्रोम बी इनको कन्वर्ट कर देगा फ्रॉम फेरिक टू फेरस। ठीक है, एंड देन दे विल गेट ट्रांसपोर्टेड थ्रू DMT1, यही है जिनके बारे में हमने बात करी थी। DMT1 मीन्स डाईवैलेंट मेटेलिक ट्रांसपोर्टर 1। ठीक है, डाईवैलेंट मेटेलिक ट्रांसपोर्टर 1 एंड हीम किससे ट्रांसफर होंगे? थ्रू HCP यानी कि हीम कैरियर प्रोटीन 1। ठीक है, म्यूकोजल सेल्स में ट्रांसपोर्ट होने के बाद Fe2 फिर से Fe3 यानी कि जो हमारा फेरस है फिर से कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक में एंड फेरिक विल बाइंड टू एपोप्रोटीन्स, एपोप्रोटीन से बाइंड करेंगे एंड दे विल बी फॉर्मिंग फेरिटिन्स। फेरिटिन्स फॉर्म करने के बाद ये फेरिटिन्स के फॉर्म में ही स्टोर हो जाते हैं एंड बचे हुए Fe2+ जो हैं फेरस हैं वो फेरोपोर्टिन 1 की मदद से प्लाज्मा में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब प्लाज्मा में ट्रांसफर होने के कारण ये Fe2 के फॉर्म में नहीं रह सकते। तो Fe2 के फॉर्म में ना रहने के लिए दे विल हैव टू कन्वर्ट
Fe3, ठीक है। तो Fe3 में जब ये कन्वर्ट होते हैं तो इनको मदद करता है हिफेस्टिन, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है हिफेस्टिन। हिफेस्टिन की मदद से ये कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रॉम फेरस टू फेरिक, और फेरिक देन बाइंड्स टू ट्रांसफेरिन्स, ट्रांसफेरिन से बाइंड हो जाते हैं कौन, फेरिन्स, ठीक है। जो हमारा Fe3 है ये ट्रांसफेरिन से बाइंड हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब ये पूरे ब्लड में इसी फॉर्म में ही रहेंगे, यानी कि इसी फॉर्म में ही ट्रेवल करेंगे, ठीक है। नाउ दे हैव टू डिसाइड कि वेदर दे हैव टू गो फॉर स्टोरेज, कि इनको स्टोरेज के लिए जाना है, और दे हैव टू गो फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, कि इनको हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए जाना है, ठीक है। फर्स्ट हम लेते हैं स्टोरेज। अगर स्टोरेज के लिए जाना है तो इनको बाइंड करना पड़ेगा TFR से। TFR क्या होता है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टार्स होते हैं, ठीक है। ट्रांसफेरिन रिसेप्टार्स होते हैं जहां पे इनको बाइंड करना होता है, और बाइंड करके ये आरई सेल्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। आरई का मतलब होता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स, यहां पे ये स्टोर होते हैं। तो TFR में जब ये बाइंड करेंगे उनके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे और वहां पे फेरिटिन के फॉर्म में फिर से स्टोर हो जाएंगे एपोप्रोटीन से बाइंड करके, जैसे हमने ऊपर देखा। और फेरिटिन का जब एक एग्रीगेट बन जाएगा, जब एक फेरिटिन का एग्रीगेट बन जाएगा, ये क्या बनाते हैं फिर, एग्रीगेट ऑफ फेरिटिन इज नोन एट हीमोसिडेरिन। क्या बनाते हैं इनको, हीमोसिडेरिन, ठीक है। फिर इस फॉर्म में ये स्टोर हो जाएंगे फेरिटिन एंड हीमोसिडेरिन। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे सेकेंड पार्ट, कि जब हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करना हो तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसे काम करेंगे। अब ये कॉम्प्लेक्स जो है ये वापस से जाएंगे यहाँ पे TFR पे बाइंड करेंगे, यानी कि ट्रांसफेरिन रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे, एंड देन दे विल गेट इनकॉर्पोरेट इनटू द वेसिकल्स। ये हमारी क्या है, दिस इज अ वेसिकल, और वेसिकल का पीएच हमें पता है कैसा होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक पीएच की मदद से जो हमारे आयरन है वो अलग हो जाएंगे, और जो हमारा यहाँ पे TF था यानी ट्रांसफेरिन था ये अलग हो जाएगा, और आयरन फिर से Fe2 में कन्वर्ट होकर दे विल गो टू फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द एरिथ्रोसाइट प्रिकर्सर सेल्स, ठीक है। तो आई थिंक अब हमारे आयरन की एब्जॉर्प्शन की फिजियोलॉजी क्लियर है। एंड लास्ट में जब ये हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये जो TF है, TF यानी कि ट्रांसफेरिन एंड ट्रांसफेरिन रिसेप्टर्स, दोनों के दोनों भाई लौट आएंगे वापस किस में, ब्लड में। देखिए यहाँ पे ये वापस से लौट आए हैं, ठीक है। तो आई थिंक अब आयरन की एब्जॉर्प्शन की जो कहानी है ये क्लियर होगी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो भाई फ्री आयरन तो टॉक्सिक है, तो टॉक्सिक है तो क्या करें, फ्री आयरन में क्या होता है, Fe3+ क्या होगा, कन्वर्ट होगा इनटू Fe2+। Fe2+ बाई रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से थे, डी साइटोक्रोम बी, यानी ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी। अब ये Fe एंड इसके साथ ही कौन थे, हीम Fe, यानी कि हीम आयरन है ना, ये दोनों ही ट्रांसफर हो जाएंगे। ट्रांसफर किस में हो जाते हैं, बाई हेल्प ऑफ डाईवैलेंट मेटेलिक ट्रांसपोर्टर 1, इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। अब जब इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे फिर से Fe2+ से कन्वर्ट हो जाएंगे Fe3+ में, और Fe3+ से किस में हो जाएंगे, फेरिटीन। हमने ये देख चुका है कि भाई ये कैसे होते हैं, ये हमको पता है अब, ठीक है। बाकी बचे हुए जो ये Fe2+ हैं ये वापस से यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर होते हैं इनका नाम क्या था, FP1, इनके थ्रू वापस से सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले जाते हैं, और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाते ही Fe2+ वापस से कन्वर्ट हो जाएगा Fe3+ में, और TF से बाइंड हो जाएगा। इस प्रोसेस को हमने यहाँ बताया है कि ये हो गया सेकेंड प्रोसेस, कि फेरिक फॉर्म जो है हमारा आयरन का, फेरिक वो ट्रांसफेरिन से बाइंड कर जाएगा, और ऐसे ही फिर इस ब्लड में रहेगा, एंड फिर ये ट्रांसफर होते हैं एरिथ्रोपोइटिक सेल में। एरिथ्रोपोइटिक सेल में इनको क्या होता है, ये दो तरफ जा सकते हैं, या तो स्टोर हो जाएं और या तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन में मदद करें। तो स्टोर हो जाएंगे तो फेरिटिन या हीमोडेरेसिन के फॉर्म में हो जाएंगे, एंड अगर ये हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं तो ये वेसिकल्स में इंट्रैप होंगे। रिसेप्टर मेडिकल एंडोसाइटोसिस एंड ट्रांसपोर्टेड टू द वेसिकल्स। अब जब भी ये इनके हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में जाते हैं, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में जाते हैं, तो जब ये वेसिकल्स में पैक होते हैं, वेसिकल का पीएच होता है एसिडिक, एसिडिक पीएच की वजह से Fe अलग हो जाता है एंड TF अलग हो जाते हैं, एंड Fe चला जाता है हमारे किसके पास, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए, एंड दे रिटर्न टू देयर ओरिजिनल सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो
आयरन डिसोसिएट्स एंड ट्रांसफेरिन एंड TFR रिटर्न्स टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस। ठीक है, आई थिंक अब ये 1 2 3 4 एंड 5 ये पांचों प्रोसेस जो चलते रहते हैं अब आप लोग को क्लियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डेली रिक्वायरमेंट। डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है हमारे बॉडी को आयरन की? तो अडल्ट मेल में 0.5 to 1 mg, अडल्ट फीमेल में 1 to 2 mg, इन्फेंट्स में बहुत ही मिनिमल अमाउंट 60 माइक्रोग्राम्स पर केजी। ठीक है, चिल्ड्रंस में 25 माइक्रोग्राम्स पर केजी, प्रेगनेंसी में 3 to 5 mg। ठीक है, आई थिंक ये तो बहुत ईजी है देखना। ज़्यादातर हम एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स का हम ये लर्न रखते हैं कि भाई कितना होता है, क्योंकि हमेशा इनका ज़्यादा केयर करना चाहिए और ज़्यादा केयर किया जाना चाहिए। ठीक है, डाइटरी सोर्स कि भाई कहाँ से ये हमको मिलेगा? अगर सबसे ज़्यादा हम देखें तो एग यॉक, ऑयस्टर, ड्राई फ्रूट, यीस्ट ऐसी जगहों पे हमको मिलता है। ठीक है, मीडियम कहाँ पे? मीट, चिकन, फिश, स्पिनच, बनाना। पुअर मिल्क में एंड रूट वेजिटेबल्स में। ठीक है, अब आते हैं विटामिन B12 पे। विटामिन B12 की हमने कहानी सुन ली थी। विटामिन B12 क्या कहते हैं? साइनोकोबालामीन कहते हैं एंड एंटी परनीसियस एनीमिया फैक्टर। एंटी परनीसियस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको परनीसियस एनीमिया के लिए ही डिस्कवर किया गया था, तो इनको हम कहते हैं एंटी परनीसियस। स्टोरी के बाद आई थिंक ये चीज़ें तो अब क्लियर होंगी कि भाई इनको ऐसा क्यों कहते हैं। ठीक है, रेड क्रिस्टल्स में अकर करते हैं, यानी कि ये कैसे दिखते हैं? इस तरीके के, यानी कि रेड क्रिस्टल्स के फॉर्म में सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ही ये सिंथेसाइज होते हैं। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड को हम क्या कहते हैं? मैचुरेशन फैक्टर कहते हैं। डिस्कस कर चुके हैं, हाँ ना बोल भाई। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम सीखेंगे कि भाई विटामिन B12 किस लिए काम आते हैं। सबसे पहला तो है कि डीएनए सिंथेसिस एंड सेल फॉर्मेशन, कि डीएनए की सिंथेसिस और सेल प्रोलिफरेशन में इनको हम काम में लेते हैं। और इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस फंक्शनिंग, जो हमारा नर्वस सिस्टम है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग को बनाए रखने में इनका रोल होता है। इसीलिए विटामिन B12 किसको प्रेस्क्राइब किया जाता है? आप देखेंगे जितने भी एल्जाइमर्स के पेशेंट होते हैं, एल्जाइमर जिनको भूलने की बीमारी होती है, उनके लिए ऐसा विटामिन B12 जो है वो प्रेस्क्राइब किया जाता है। भूलने की बीमारी। डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 1 to 3 माइक्रोग्राम। सोर्सेज हैं सी फिश मीट, चीज। ओके, अब ये करते क्या है? ये कन्वर्ट करते हैं मिथाइल FH4 टू एक्टिव फॉर्माइल FH4। इसको आप ऐसे ही याद कर लेंगे, है ना। इनकी हम बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है इनके बारे में, सरफेस इंफॉर्मेशन ही काफ़ी है। लास्ट में आइसोमेराइजेशन ये करते हैं किसको? मेथियोनल कोएंजाइम A टू सक्सिनिल कोएंजाइम A। ठीक है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं? देखिए, इस डायग्राम को तो उतना नहीं आप ध्यान देना है, सिर्फ इतना याद रखिए कि मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट कर देते हैं एंड मेथियोनिन को होमोसिस्टीन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? मेथियोनिन में। ठीक है, तो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में एंड होमोसिस्टीन को मेथियोनिन में। ठीक है, आई थिंक ये भी क्लियर होगा। तो विटामिन B12 क्या करते हैं? ये दो आइसो एंजाइम में हेल्प करते हैं, है ना, ये उनके नाम है। और ये को एंजाइम बनाने के बाद किसमें जो दो अलग अलग इनके प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनसे एक से सक्सिनिल कोएंजाइम A और एक से मेथियोनिन का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, इनकी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है इनको इनका क्वेश्चंस करना, और बहुत पूछा भी नहीं जाता है, इसलिए इनको बहुत डीप में नहीं देखेंगे। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ विटामिन B12 डिफिशियंसी। क्यों विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई विटामिन B12 जो है इसकी एब्जॉर्प्शन में बहुत प्रॉब्लम आती है। जब भी आपको इंटेस्टाइनल डिसबायोसिस, यानी कि जब भी हमारे इंटेस्टाइनल का फ्लोरा डिस्टर्ब हो गया है, उस डिस्टर्ब्ड फ्लोरा की वजह से जो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन है B12 का, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है विटामिन B12 की डिफिशियंसी देखी जाती है। अल्कोहल, जब भी आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं अपने फूड के बाद, तो आपके अल्कोहल की वजह से, उस हैवी अल्कोहल यूजेज की वजह से क्या होता है? जो इनका एब्जॉर्प्शन है वो घट जाता है। कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो कि इनके रिसेप्टर्स, इनके जो एब्जॉर्प्शन विंडो हैं उनको क्या कर देती हैं? क्लोज कर देती हैं, उनको बंद कर देती हैं और उनका एब्जॉर्प्शन रिड्यूस कर देती हैं। गैस्ट्राइटिस,
एंड लो स्टमक एसिड कंडीशंस या हाइपोक्लोरहाइड्रिया, ऐसे कंडीशन में जब आपके बॉडी में क्लोराइड की कमी होती है, ऐसे कंडीशन में भी इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो रिड्यूस होता है। इसके लिए भी हम इनमें विटामिन B12 डिफिशियंसी देखी जाती है। वीगन लाइफस्टाइल, जब आप वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स पे डिपेंड रहते हैं फॉर विटामिन B12, क्योंकि वेजिटेबल्स में विटामिन B12 बहुत ही मिनिमल अमाउंट में पाई जाती है, तो इसमें भी आपके लाइफ में, आपके बॉडी में विटामिन B12 की डिफिशियंसी देखी जाती है। जब आपका जो गट है, गट का जो वॉल है, वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन है, चोट है, अल्सर है, उस कंडीशन में भी एब्जॉर्प्शन क्या होगा, लो ही होगा, है ना। एजिंग की वजह से भी एब्जॉर्प्शन घटते हैं। ऑटो इम्यून परनीशियस एनीमिया हमने समझा, एंड ऑटो इम्यून ये भी इसकी वजह से भी घटते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे, जब हम डिजीजेस फिजियोलॉजी पढ़ेंगे या पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल विद डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ हैं, खासकर डायबिटीज़ मिलिटस टाइप 2, इन केसेस में देखा जाता है कि इनमें भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है, एंड बहुत सारे डॉक्टर्स इनको प्रिस्क्राइब करते हैं टू हैव फूड विच आर रिच इन विटामिन B12। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है फॉलिक एसिड या विटामिन B9। ठीक है, विटामिन B9 क्या है? विटामिन B9 इसमें क्या होते हैं? पाबा, ग्लूटामिक एसिड एंड PGA। PGA आप लोग सोचेंगे भाई PGA क्या है? तो PGA का मतलब होता है टेरोइल ग्लूटामिक एसिड, पाबा का मतलब होता है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, एंड ग्लूटामिक एसिड तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो PGA विद टेरिडीन का मतलब है कि टेरोइल ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो टेरोइल ग्लूटामिक एसिड, टेरोइल ग्लूटामिक एसिड में इसमें क्या होती है? टेरिडीन रिंग पाई जाती है। ठीक है, तो टेरिडीन, इसलिए इसको लिखा है ग्लूटामिक एसिड, आप समझ रहे हैं। पाबा स्टैंड्स फॉर पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये किस लिए होता है? दीज हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फॉलिक एसिड। ठीक है, एंड लेट्स सी कि कौन कौन सी इनकी प्रिपरेशंस आती हैं, किस तरह की प्रिपरेशन हम आजकल यूज़ कर रहे हैं फॉलिक एसिड के लिए। क्योंकि जब भी आप देखते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ में या कोई भी ऐसा एनीमिक पर्सन आता है जिसमें वीकनेस होती है, बॉडी में साइनोसिस होती है, पेन होता है, और उनके चक्कर वर्टाइगो की प्रॉब्लम होती है, उनमें ब्लड की कमी होती है, तो उनको फॉलिक एसिड, B9, B12, साथ में आयरन की सप्लीमेंट्स दी जाती है। तो फेरस एस्कॉर्बेट, फॉलिक एसिड, जिंक सल्फेट, आप देख रहे हैं कि ये क्या है? कंबाइंड मेडिसिन है ना। फॉलिक एसिड टैबलेट्स IP, जो कि सिर्फ और सिर्फ फॉलिक एसिड के लिए है। यहाँ पे आयरन और फॉलिक एसिड है। ठीक है, और लास्ट में जिंक सल्फेट एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स हैं। ठीक है, जिंक सल्फेट, आप सल्फेट पे ध्यान देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फेरस एस्कॉर्बेट है, आप ये देखेंगे कि ये हम सिर्फ और सिर्फ ओरल में देते हैं, पेरेंटल्स में नहीं देते हैं। और साथ ही साथ ये प्रिवेंट करती हैं हमको बहुत सारे बाहर के जो हमारे जर्म्स होते हैं, बाहर के हमारे जो ये हमारे इम्यून सिस्टम की इम्यूनिटी को भी क्या करते हैं? बूस्ट करते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि ये भाई क्या करते हैं, क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में। कि फॉलिक एसिड इज प्रिकर्सर टू मेक एंड रिपेयर एंड मिथाइलेट DNA, कि DNA को बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए और उनको मिथाइलेट करने के लिए फॉलिक एसिड क्या है? बहुत ही इसेंशियल है। ठीक है, एंड को फैक्टर इन सेल डिवीजन एंड ग्रोथ, ये क्या है? एक्ट एज अ को फैक्टर इन सेल डिवीजन एंड ग्रोथ में और सेल डिवीजन में को फैक्टर काम करते हैं, सच एज इन्फेंसी एंड प्रेगनेंसी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फॉलेट इज इटसेल्फ इनएक्टिव। फॉलेट क्या होता है? खुद इनएक्टिव होता है, लेकिन जैसे ही एब्जॉर्ब होता है आइसो एंजाइम की मदद से तुरंत चेंज हो जाता है THF में, यानी कि टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। THFA यानी कि टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसेंशियल फॉर अमाइनो एसिड एंड DNA बायोसिंथेसिस। हमारे बॉडी में अमाइनो एसिड और DNA बायोसिंथेसिस के लिए ये क्या है? इसेंशियल है ना। ऑल्सो फॉर द सेल डिवीजन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे फॉलिक एसिड का एक फिगर है, एंड फॉलिक एसिड की मदद से हमारे बॉडी में क्या होता है? DNA का रिपेयर, उसका मेकिंग एंड मिथाइलेशन, साथ ही साथ उनका प्रोलिफरेशन भी। ठीक है, ओके, DNA बायोसिंथेसिस भी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड कंपोनेंट। ब्लड कंपोनेंट्स हम देखते हैं कि दो
भाग में डिवाइड हो जाता है, 45% एंड 55%। एक होता है प्लाज्मा एंड एक होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा में आप देखेंगे कोविड-19 के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहा जा रहा था कि इनको प्लाज्मा की ज़रूरत है, प्लीज़ आप डोनेट करिए जिससे इनकी जान बच पाए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आखिर प्लाज्मा ही क्यों ले रहे थे, पूरा ब्लड क्यों नहीं उनको इन्फ्यूज़ कर दे रहे थे, आखिर ब्लड में ही तो है प्लाज्मा, तो ब्लड ही क्यों ना दे रहे थे, प्लाज्मा ही अलग से क्यों दिया जा रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड में देखेंगे प्लाज्मा में होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, मोस्टली वाटर होते हैं 92%, 7% प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, एंड प्रोटीन्स में भी पर्टिकुलर एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोनोजन पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, है ना, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, कुछ ये तो इनमें सर्कुलेट करती रहती हैं अलग अलग अमाउंट्स में, और कुछ गैसेज होती हैं। गैसेज इंक्लूड्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या होते हैं हमारे पास, प्लेटलेट्स। कमेंट करके बताइए कि भाई प्लेटलेट्स की अगर हमारे बॉडी में अगर एक ब्लड रिपोर्ट आई, सीबीसी की रिपोर्ट आई कि भाई प्लेटलेट्स की कमी हो गई, तो कौन सा डिजीज आप सबसे पहले डायग्नोज करते हैं उस पर्सन में। ठीक है, सिर्फ इतने से अगर बताना हो कि क्या हो सकता है, पर्सन इज डायग्नोज्ड विथ फीवर एंड उनको स्टमक पेन है, बॉडी पेन है एंड चिलिंग उनको हो रही है, चिलिंग कोल्ड की सेंसेशन भी हो रही है, तो क्या डायग्नोसिस है। तो इसका एक हम आपको क्या कहते हैं उसको, इसका हम आपको एक फर्स्ट वर्ड जो है डिजीज का वो हम बता दे रहे हैं, दैट इज डी। एक हिंट है इसका, हम आपको एक हिंट दे रहे हैं कि जो डिजीज का फर्स्ट वर्ड है दैट इज डी। ओके, तो प्लेटलेट्स 4.8%, रेड ब्लड सेल्स सबसे ज़्यादा होते हैं 95.1%, वाइट ब्लड सेल जो कि हमारे बॉडी में क्या करती हैं, प्रोटेक्शन का फंक्शन है डब्ल्यूबीसीज का। और डब्ल्यूबीसी में कौन होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये सब अपने अपने कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये था हमारा ब्लड का कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोगुलेंट्स, एंटीकोगुलेंट्स एंड प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपैंडर्स। अब हम देखते हैं कि हमारे ब्लड में किस तरीके से, किस एक वेसल्स के अंदर किस तरीके से सब कुछ पैक्ड होता है। ये हमारी ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल्स के साथ में ही वो हमारे पास देख रहे हैं कि यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स देख रहे हैं एंड यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स ब्लू कलर में है। एंड ये जो स्टिकी मटेरियल आपको दिख रहा है जो कि लिक्विड है, ये क्या है, प्लाज्मा। यही प्लाज्मा ही डोनेट किया जा रहा था। एंड इसमें कुछ ऑक्टोपस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, ये क्या हैं, इन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, दिस हैज़ बीन माई टाइम। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब, हिट द लाइक